हेलो बच्चों, मैं राजमोहन सर। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल साइंस वैली में। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि अगला वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग 10th क्लास का आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप लोग को बताया गया है। तो चलिए आपदा प्रबंधन का हम लोग पहला सब्जेक्टिव पढ़ते हैं जो इंपोर्टेंट है। कह रहा है आपदा से आप क्या समझते हैं। या कह रहा है आपदा से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होता है। तो मानव जीवन में कोई ऐसा घटना घट जाए जिसमें बहुत अधिक धन जन का क्षति हो, बहुत अधिक लोगों का या बहुत अधिक मवेशियों का क्षति हो, जानवरों का क्षति हो, तब उसको कहेंगे आपदा। ठीक है, आपदा जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका प्राकृतिक आपदा, दूसरा हो गया मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा उस आपदा को कहेंगे जो प्रकृति के कारणों से आता है ना, और अत्यधिक धन जन का क्षति होता है। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़, सुखाड़, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सब ऐसा आपदा है जो प्रकृति की वजह से होता है। अब हिमस्खलन क्या होता है? जहां बर्फ का पहाड़ जो है टूट करके रास्ते पर गिर जाता है, वो हिमस्खलन आता है, जिसमें कई बर्फीले इलाके में व्यक्ति जो है दब कर रह जाते हैं बर्फ के नीचे। भूस्खलन भी पहाड़ी इलाका पर पहाड़ का टूट कर रास्ते पर गिरना, वो भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा वह आपदा होता है जो प्राकृतिक कारणों से आती है। ठीक है, उसके बाद मानव जनित आपदा उसको कहेंगे जो मानवीय कारणों से आती है। जैसे हो गया महामारी फैल जाए, कोई तरह का बीमारी फैल जाए, तो होना हो कि वो मानवीय कारणों से होता है। आतंकवाद हो, इसमें एक सांप्रदायिक दंगा भी होता है। सांप्रदायिक दंगा मतलब हुआ धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा, इसको सांप्रदायिक दंगा भी जो है ना इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, ये आपदा दो तरह के होते हैं ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है आपदा प्रबंधन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि मानव जीवन में होने वाली ऐसी घटना जिससे अत्यधिक मात्रा में धन जन का क्षति हो, उसको आपदा कहते हैं। तो उसी आपदा में जो क्षति होता है, उस क्षति को कम करने के लिए हम लोग जो भी उपाय करते हैं वही उपाय कहलाता है आपदा प्रबंधन। किसी भी आपदा में होने वाली क्षति को कम करने के लिए हम लोगों के द्वारा जो उपाय किया जाता है उसको कहेंगे आपदा प्रबंधन। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा धन जन का क्षति होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन का आसानी से जवाब याद रह जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाढ़ कैसे आती है, इससे होने वाली हानियों को बताएं। तो देखिए, जब किसी भी क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक हो जाता है ना, मानसूनी वर्षा, तो नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है। यही नदियों का जल स्तर बढ़ना जो है वो बाढ़ का स्थिति उत्पन्न करता है, तो इसे ही हम लोग बाढ़ कहते हैं। ठीक है, अब इससे क्या क्या हानि हो सकता है? तो लाखों लोग इससे बेघर हो जाते हैं। ठीक है, फसलों की बर्बादी होती है, क्योंकि बाढ़ आने से लाखों हेक्टेयर जो है ना फसल वो बर्बाद हो जाता है। खास करके उत्तरी बिहार का ये सबसे ज्यादा बड़ा समस्या है ना। उसके बाद तीसरा, संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है। संचार व्यवस्था जैसे टेलीफोन का केबल वगैरह टूट गया तो बातचीत करने में असुविधा होगा। जैसे मोबाइल टावर कहीं गिर गया तब फोन में नहीं धरेगा, है ना। उसके बाद कई सड़कें टूट जाती है, जिससे यातायात वगैरह बाधित हो जाता है। एक जगह दूसरा जगह हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बाढ़ की वजह से सड़क वगैरह टूट जाता है। महामारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे बाढ़ आया, बाढ़ जैसे भागा तो किसी किसी क्षेत्र में पानी जो है ना जम जाता है, और जमने की वजह से जो बीमारी फैलने का संभावना ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ के कारण होने वाली हानियों को कम करने के उपाय को बताएं। जो बाढ़ के वजह से जो हानि होता है हम लोग को, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के कारण जो होने वाली हानि है उसको कम करने का उपाय, तो सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ कह रहा है बाढ़ के कारण को भी बताइए। तो बाढ़ का पहला कारण ये होगा तटीय क्षेत्र में आने वाला तूफान। जो समुद्र के तटीय क्षेत्र है उसमें अगर तूफान आ रहा है तो ये पहला कारण है, क्योंकि इसके वजह से बारिश वगैरह होता है। लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश भी बाढ़ का कारण होता है। हिम का पिघलना, बर्फ का पहाड़ वगैरह जो होता है वो सब पिघलता है, तो इससे बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जमीन जो है, जमीन का जब जल को खींचने का क्षमता समाप्त हो जाए ना, जिसकी वजह से बाढ़ का जल स्तर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जमीन के जल के अवशोषण का क्षमता कम हो जाता है, उसके वजह से बाढ़ आने की संभावना रहती है।
अधिक मृदा अपरदन के कारण नदियां जो है, नदियों में जल की मात्रा में वृद्धि होना होता है। कैसे ही समझिए, जैसे कहीं मिट्टी का कटाव हुआ, तो नदी के किनारे में मिट्टी का कटाव हुआ, वो मिट्टी बार बार जो है ना नदी में आना शुरू हो गया। जब नदी में आता है तो नदी वाला पानी जो वो ऊपर उठना शुरू करता है, जिसके वजह से बाढ़ आने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये हो गया बाढ़ का कारण। तटीय क्षेत्र में आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाली बारिश, बर्फ का पिघलना, जल का अवशोषण क्षमता मिट्टी का कम हो जाना, उसके बाद अधिक मिट्टी के अपरदन के कारण नदियों में जल की मात्रा में अधिकता होना। ठीक है, अब बाढ़ से हानि को कम करने का उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग? तो नदी पर बांध बना सकते हैं बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, है ना। वृक्षारोपण कर सकते हैं, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाकर लोगों को सूचना दे सकते हैं कि भाई खाली कर दो, नहीं तो बाढ़ आ सकता है, उससे तबाही बच सकती है, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जहां बाढ़ अक्सर आया जाया करता है, तो वहां के लोगों को तैराकी जरूर सिखा देना चाहिए, इस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर बाढ़ किसी क्षेत्र में आया तो महामारी फैलने से बचने के लिए वहां डीडीटी या ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव करना चाहिए। तो ये हो गया बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने का उपाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है सूखे की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सूखे की स्थिति को परिभाषित करिए। सूखा क्या होता है ना। तो जब किसी क्षेत्र में औसत वर्षा से कम वर्षा हो, एवरेज वर्षा, भारत में एवरेज वर्षा जो होता है 125 सेंटीमीटर होता है ना। औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर। वर्षा को मापने वाला जो यंत्र होता है रेन गेज होता है, जिसको वर्षा मापी यंत्र कहते हैं ना। तो भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर। अगर इससे कम किसी क्षेत्र में वर्षा होता है तो समझिए वो क्षेत्र सूखा क्षेत्र कहलाता है, और यही स्थिति सूखे की स्थिति कहलाती है ना। यही बात यहां बताया गया। सूखा का कारण क्या हो सकता है? कम वर्षा होना सूखा का कारण हो सकता है। हो सकता है कि वनों का विनाश हो रहा है, इसके वजह से सूखा का कारण आ सकता है। मानसून की अनिश्चितता होना, है ना। मान लीजिए कि जो कभी अगर बरसात का मौसम है, उस समय वर्षा हो भी नहीं किया, तो ये मानसून की अनिश्चितता होना भी सुखाड़ का कारण हो सकता है। टेम्परेचर ज्यादा होना भी सुखाड़ का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सुखाड़ का कारण। अब सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली समस्या क्या होती है? तो सुखाड़ अगर ज्यादा मात्रा में हुआ तो इससे क्या होगा? नहरों का विकास, सॉरी, यहां पर सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली समस्या क्या क्या हो सकता है? ये समस्या नहीं है दोस्तों, ये यहां पर मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहां ये होना चाहिए, कह रहा है सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली समस्या। तो सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं है, ये सुखाड़ को कम करने का उपाय है। तो वृक्षारोपण करेंगे तो सुखाड़ कम इससे हो सकता है। नहरों का विकास करके सुखाड़ को दूर किया जा सकता है। वर्षा जल को एक जगह अगर बचा करके रखे तो भी सुखाड़ से हम लोग निपट सकते हैं। और सूखा का पूर्वानुमान अगर लगाएंगे, उसका सूचना दे देंगे, तो सूखा से थोड़ा हानि जो होता है वो कम हो जाएगा। तो ये अगर अगला क्वेश्चन यही था कि सूखा से उत्पन्न होने वाली समस्या को लिखें। तो सूखा से उत्पन्न होने वाली समस्या जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? फसल ना लगना, ये सूखा से उत्पन्न होने वाली पहला समस्या हो जाएगा, क्योंकि सुखाड़ होगा तो फसल लगबे नहीं करेगा। फसल ना होने से खाद्य पदार्थों का कमी होना, अब किसान को फसल होबे नहीं करेगा तो खाने वाला पदार्थ रहेगा ही नहीं। ठीक है, पेयजल की कमी होना, पीने वाला पानी की कमी हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम लोग पानी पीते हैं ये वर्षा का पानी ही जो है जमीन उसको अवशोषित करके फिर से उसको हम लोग समरसेबुल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से फिर से उसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो पेयजल की कमी हो सकता है। मवेशियों के लिए चारा नहीं उगेगा, क्योंकि जब पानी ही नहीं रहेगा तो मवेशियों के लिए चारा वगैरह कहाँ उगेगा, है ना। तो ये सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली समस्या है। और पिछला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे, सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं पढ़े थे, सुखाड़ को कम करने का उपाय था, है ना। इससे पिछला क्वेश्चन था सुखाड़ को कम करने का उपाय, ये था सुखाड़ को कम करने का उपाय। तो उपाय में कैसे कम कर सकते हैं? वर्षा जल को जमा कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, नहरों का विकास कर सकते हैं, सूखा का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बाढ़ से बचने का उपाय क्या है? हम लोग बाढ़ से कैसे बच सकते हैं? तो नदियों पर बांध बना सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नहरों का विकास कर सकते हैं,
नहर, एक नदी से कई सारा अगर नहर निकाल देंगे तो जो क्षेत्र सूखा है वहां भी अपना पानी पहुंच जाएगा, और जो क्षेत्र बाढ़ जहां है वहां खास करके नहरों का विकास भी हो जाएगा, वहां पानी कम रहेगा। बिहार का ये, उत्तरी बिहार का ये सबसे ज्यादा बड़ा समस्या है बाढ़, जबकि दक्षिण बिहार हम लोग का सूखा रहता है। तो चाहिए कि जो वहां से नहर निकासी करे, किधर, उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार की तरफ। तो नहरों का विकास करके भी हम बाढ़ से बचाव कर सकते हैं। जल निकास का सही व्यवस्था कर देंगे तो भी बाढ़ से बच सकते हैं। नदियों को आपस में जोड़ देंगे, कई ऐसा नदी है बिहार में जहां पानी है ही नहीं, वर्ष भर पानी का अभाव होता है, तो नदी को आपस में जोड़ करके भी जो बाढ़ से बचाव का तरीका है। ठीक है, उसके बाद एक आपदा है यहाँ भूकंप। ठीक है, भूकंप, हमारी पृथ्वी जो है ना 4 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती है। ये प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती है ना, वही टकराने से कंपन उत्पन्न होता है। और जब ये कंपन स्थलीय भाग में हो, जहां हम लोग निवास करते हैं, अगर ये स्थलीय भाग में हो तब उसको भूकंप कहते हैं। लेकिन जब यही कंपन कहाँ हो, समुद्री भाग में या जलीय भाग में हो, तब वो सुनामी कहलाता है ना। तो पृथ्वी, यही लिखे हैं, धरती का ऊपरी सतह कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर, यहाँ 4 टेक्टोनिक प्लेट होगा से मिलकर बना होता है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो कंपन उत्पन्न होता है, और तब इसको हम लोग भूकंप कहते हैं। इसको भूकंप कब कहेंगे, जब यह स्थलीय भाग में होगा, लेकिन यही जब जलीय भाग में होगा तब वो सुनामी कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ ये पॉइंट हमें याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से, है ना। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, जबकि भूकंप की तीव्रता का मात्रक होता है रिक्टर स्केल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें याद रखना है। भूकंप की तीव्रता का किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से, और उसका मात्रक क्या होता है, तो रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का मात्रक रिक्टर स्केल होता है। भारत में सबसे बड़ा भूकंप जो है ना 1934 में आया था। सबसे बड़ा भूकंप 1934 में आया था, ये भी क्वेश्चन हमें याद रखना है। उसके बाद अगला है, भारत को जो है भूकंप की दृष्टि से देखें तो 5 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। जिस समय भूकंप उठता है तो वहां भूकंप से उठने वाली जो कंपन होता है प्राय 3 तरह के होते हैं, जिन्हें PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग तरंग कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घ तरंग। क्वेश्चन अगर पूछा जाए भूकंपीय तरंग जो उठता है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घ तरंग। जहां भूकंप तरंग उठता है ना, जैसे ये धरती का सतह हुआ, ठीक है, ये पृथ्वी का एक सतह हुआ। अब इस सतह के नीचे मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट यहां टकराया और यहां जो उठा, इस तरंग को पी तरंग कहते हैं। और धरती के सतह पर जो तरंग पहुंचता है ना, उसको कहते हैं एस तरंग। ठीक है, और सतह से आगे बढ़ने वाली जो तरंग होता है वो एल तरंग होता है। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग जो होता है वो एल तरंग होता है, क्योंकि वो धरती पर विनाश ला देता है। सतह पर जो विचरित करती है जो तरंग, उसको एल तरंग कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप के समय उठने वाली तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अच्छा, भूकंप किसको कहते हैं, धरती की ऊपरी सतह जो है ना कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना होता है। जब वो टेक्टोनिक प्लेट स्थलीय भाग में एक दूसरे से टकराए तब वह भूकंप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता का एसआई मात्रक, भूकंप की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, सिस्मोग्राफ। उसको मापने वाला यंत्र क्या होगा, सिस्मोग्राफ, और मात्रक होगा रिक्टर स्केल। नेक्स्ट देखिए, भूकंप के समय उठने वाली कंपन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, अभी बताए थे। प्राथमिक, जिसको पी बोलते हैं, द्वितीयक जिसको एस बोलते हैं, और तीसरा दीर्घ तरंग जिसको एल बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, यह भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। और सबसे अधिक विनाशकारी तरंग जो होती है वो एल तरंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है, तो एल तरंग, है ना, यह हमें याद रखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। तो अभी हम लोग समझे थे कि पृथ्वी जो है ना कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना होता है। जब ये प्लेट स्थलीय भाग में एक दूसरे से टकराता है तो उसको क्या कहेंगे, भूकंप। और भूकंप के समय उठने वाला तरंग 3 तरह के होते हैं, PSL। सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन होगा, P।
और सबसे बाद में पहुंचने वाला तरंग एल, और यही एल तरंग विनाशकारी होता है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ हम लोग भूकंप केंद्र और आदि केंद्र। जैसे पृथ्वी का ये ऊपरी सतह हुआ, ठीक है, और पृथ्वी का मान लीजिए कि इस पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर मान लीजिए यहां पर भूकंप का कंपन हुआ, ठीक है, और यहां कंपन हुआ तो पृथ्वी के निचला सतह पर जो जहां शुरू होता है भूकंपीय कंपन, ठीक है, तो वो कहलाता है भूकंप केंद्र। देखिए वही लिखे हैं, भूपटल के नीचे स्थित वह स्थान जहां भूकंप का कंपन शुरू होता है। ठीक है, ये पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी का ऊपरी सतह, तो मान लीजिए यहां अगर कंपन शुरू हुआ तो यही केंद्र कहलाएगा भूकंप केंद्र। और हाँ, ये पृथ्वी के ऊपर जब पहली बार जहां भूकंप का झटका महसूस करेंगे, जैसे यहां भूकंप आया यहां महसूस करेंगे, तो वो जगह कहलाएगा अधिकेंद्र, सॉरी हाँ अधिकेंद्र कहलाएगा। तो वही यहां पे दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकेंद्र किसको कहते हैं? भूकंप केंद्र समझ गए, ये भूपटल के नीचे स्थित होता है। और अधिकेंद्र किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये भूपटल, ये पृथ्वी का मोटाई जैसे ही हो गया, ये निचला सतह, तो ये हो गया क्या? भूकंप केंद्र। जबकि ऊपर वाला सतह, क्योंकि इसके ऊपर में पहला बार झटका महसूस किया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र। भूपटल के ऊपर स्थित वह केंद्र होता है जहां पहले पहले भूकंप का झटका अनुभव किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जहां भूकंप का झटका अनुभव किया जाता है उसी को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां से हमको अंतर भी पूछा जाता है, दोनों में क्या अंतर है। तो भूकंप केंद्र पृथ्वी के नीचे रहता है, अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर रहता है। भूकंप केंद्र में कंपन प्रारंभ होता है और अधिकेंद्र में कंपन पहली बार महसूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से होने वाली हानि जो होता है उससे बचने का क्या उपाय है? तो बचने का उपाय यही है कि पहले या तो आप भूकंप का पूर्वानुमान लगा लीजिए कि भूकंप आने वाला है ना, उससे उसके बाद भूकंप रोधी भवन बना लीजिए, ऐसा भवन बना लीजिए भूकंप में गिरवे नहीं करे। ठीक है, उसके बाद जन जन की सुरक्षा हेतु कोई विशेष जो है ना उपाय अपनाइए। कहीं अगर जैसे जापान में ये नॉर्मल बात हो गया भूकंप आना, उस सब के लिए उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस तरह से अपने आपको वो तैयार भी किया है। ठीक, तो यही कह रहा है कि धन जन की सुरक्षा हेतु विशेष विधि हम लोग अपना सकते हैं भूकंप जब आवे तब। प्रशासन और गैर सरकारी संगठन के सहयोग द्वारा बचाव और राहत का कार्य चलाकर, जैसे अगर भूकंप वगैरह आया तो प्रशासन वगैरह का जिम्मेदारी होता है कि उस समय तुरंत बचाव राहत कार्य वगैरह चलाना शुरू कर दे। तो ये सब भूकंप से होने वाली हानि का बचाव का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े थे भूकंप के बारे में। धरती का जो है सतह, पृथ्वी का जो सतह होता है कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना होता है। जब ये प्लेट जो है स्थलीय भाग में एक दूसरे से टकराता है और कंपन होता है, तब उसको क्या कहेंगे? भूकंप। लेकिन वही जलीय भाग में अगर टकराएगा और कंपन होगा तब उसको कहेंगे सुनामी। वही आप लिखे हैं, धरती का ऊपरी सतह कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना होता है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट जलीय भाग में एक दूसरे से टकराता है तो उससे कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन को हम लोग सुनामी कहते हैं। अच्छा, सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है या महासागर में आता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए सुनामी से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि सुनामी कहाँ आता है? समुद्री क्षेत्र में आता है। तो सुनामी से बचने का पहला उपाय यही है कि तटीय क्षेत्र में वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि सुनामी जो आता है उससे लहर जो है ना पानी का बहुत तेज हो जाता है, तो लहर से मिट्टी का कटाव वगैरह जारी होता है, मिट्टी कटने लगता है, समुद्र की तरफ जाना शुरू होता है। तो हम वृक्ष लगा सकते हैं। सुनामी का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सुनामी का पूर्वानुमान जो है ना सुनामी मीटर से लगाया जाता है। कौन सी? सुनामी मीटर। तटीय क्षेत्र में कंक्रीट का पत्थर उत्तर का बड़का बांध बना सकते हैं। लोगों को सुनामी से बचने का ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई सुनामी से कैसे बचोगे। ठीक है, तो ये सुनामी से बचने का उपाय हुआ। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या है? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़े हैं। आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं? आपदा के समय कोई भी आपदा आया उसमें ज्यादा मात्रा में धन जन का क्षति होता है, उसको रोकने के लिए हम जो उपाय करते हैं ना वही कहलाता है आपदा प्रबंधन। लेकिन जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन मतलब ये हुआ कि जीवों को बचाने के लिए, जो आपदा में फंसे जीव हैं उनको बचाने के लिए
किसी भी आपदा के समय मनुष्य तथा जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो उपाय किया जाता है ना, उसको कहते हैं जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, अब बाढ़ की स्थिति में हम लोग क्या आकस्मिक प्रबंधन करेंगे? बाढ़ की स्थिति में बाढ़ में जो फसल है उसको निकालेंगे। ठीक है, बाढ़ में फंसे मवेशियों को निकालेंगे, लोगों के रहने के लिए राहत शिविर बनाएंगे जहां टेंट उट डाल करके लोगों को रहने का व्यवस्था करेंगे, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करेंगे, लोगों के लिए भोजन, बच्चा उच्चा रोएगा तो ओकरा लिए दूध का व्यवस्था करेंगे, है ना। तो ये सब उपलब्ध कर सकते हैं बाढ़ की स्थिति में। वही अगर भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन करना हो तो इस दौरान हम लोग बचे हुए जो लोग था, भूकंप में जो व्यक्ति बच गए हैं, उनको पहले राहत कैंप तक ले जाएंगे। अब उसके बाद मलबे के नीचे, क्योंकि मकान उकान ढह गया तो ओकरा नीचे जो आदमी रहेगा ओकरा पहले बाहर निकालेंगे। ठीक है, आपदा के कारण जो लोग मर गए हैं या जो पशु वगैरह मर गया है, जानवर वगैरह मर गया, उसको अच्छा जगह जा करके दफना देंगे ताकि महामारी नहीं फैले, कोई तरह का बीमारी ना फैले, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन हुआ। एक बात है, भूकंप जब आता है ना तो उस समय मलबा के नीचे व्यक्ति ज्यादा फसल लाता है, तो इसके लिए इसका जांच करने के लिए कैमरा होता है, इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है कि मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति का पता लगाने में किसका उपयोग होता है? इंफ्रारेड कैमरा का। उस कैमरा से पता लगाया जाता है कि कोई घर उड़ जो गिरा उसके नीचे कोई आदमी तो नहीं है, वो पता लगा लेता है। ठीक है, अगला है आग लगने की स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि आग में जो भी फंसे लोग है बाहर निकालिए उसको, पहला उपाय। जो अब फंसा हुआ लोग अगर घायल है तो उसको प्राथमिक उपचार दीजिए। अब प्राथमिक उपचार में क्या क्या दे सकते हैं? अगर उस दौरान आपको ठंडा पानी उपलब्ध हो रहा है तो उस पर ठंडा पानी दे सकते हैं, बर्फ उपलब्ध हो तो बर्फ दे सकते हैं, है ना, इससे जलन कम होगा। और इसके अलावा बर्नॉल नाम का एक दवाई होता है, ठीक है, उसको लगा सकते हैं। तो आग लगने की स्थिति में आग में फंसे लोगों को बाहर निकालिए, उसका प्राथमिक उपचार कीजिए, तुरंत अस्पताल में भेज दीजिए उसको। आग के फैलाव को रोकने का तब प्रयास कीजिए। तो ये आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आकस्मिक प्रबंधन के दौरान 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जब आकस्मिक प्रबंधन होता है मतलब एकाएक कोई तरह का उपाय करना होता है आपदा के समय में, तो उस समय 3 व्यक्ति यानी 3 संस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्थानीय प्रशासन जो अपने जगह का, जैसे मान लीजिए मुंगेर में कहीं कोई तरह का आपदा वगैरह हुआ तो उस दौरान मुंगेर के प्रशासन क्या एक्टिविटी दिखाता है, किस तरह का अपना कार्य करता है। ठीक है, तो वो स्थानीय प्रशासन उस दौरान जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। स्वयंसेवी संगठन, उस दौरान जो स्वयंसेवी संगठन उसके आसपास में होता है, अपना इच्छा से कोई ग्रुप चला रहा हो तो वो ग्रुप मदद कर सकता है उस आपदा में। गांव या मोहल्ला का लोग, सबसे बड़ा बात तो ये होता है आपदा के समय गांव या मोहल्ला के लोग ही बहुत बड़े साथी होते हैं। ठीक है, ये घटक होता है। आकस्मिक प्रबंधन के दौरान स्थानीय जो प्रशासन होते हैं उनका क्या योगदान होता है? जो स्थानीय पुलिस प्रशासन वगैरह होता है वो क्या कर सकता है? उसका काम है लोगों के लिए राहत शिविर बनाना, रहने होने के लिए। ठीक है, उसके अलावा सामग्री उपलब्ध कराना, खाना पीना उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध कराना, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, लोगों के लिए राहत सामग्री, खाना पीना का व्यवस्था करना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन का क्या योगदान होता है? तो ये सब योगदान होता है, लोगों के लिए राहत शिविर बनाता है, प्राथमिक उपचार की सामग्री लाता है, उसके अलावा लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का कारण क्या होता है? संचार व्यवस्था जो हम एक दूसरे से कांटेक्ट वगैरह करते हैं मोबाइल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से, ये बाधित क्यों होता है? इसका मेन कारण क्या है? कहीं केबल उबल टूट गया, तार टूट गया, जिसकी वजह से हम लोग एक जगह एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं, वो तार की वजह से, टेलीफोन वगैरह इसी की मदद से होता है। तो केबल टूट गया तो भी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। बिजली की आपूर्ति बंद हो गया, टावर उबर काम करना बंद कर देगा, ये भी हो सकता है। संचार भवने जहां से सारा तरह का ऑपरेट किया जाता है वो मान लीजिए वही भूकंप की वजह से कहीं गिर जाए, या मान सकते हैं कि बाढ़ वगैरह संचार भवने में घुस जाए तो हो सकता है, टावरे टूट करके गिर जाए, तो ये सब कारण हो सकता है सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का। ठीक है, उसके अलावा आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग
इस चैप्टर का आपदा प्रबंधन में जो भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, स्थलीय भाग में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि स्थलीय भाग में होने वाले कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं, और वही जलीय भाग में कंपन होगा तो क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था, 2008 में। कुसहा बांध था, कोसी नदी पर कुसहा नाम का एक बांध था, वही बांध टूटा था 2008 में। ठीक है, बिहार का शोक नदी, सबसे ज्यादा दुख देने वाला नदी जो है ना वो कोसी नदी है। ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली भी नदी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी। ठीक है, सबसे ज्यादा दुख देने वाला नदी बिहार में कोसी नदी है। इसके बाद 5 नंबर कह रहा है कि बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था, तो 1934 में। यही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा भयंकर भूकंप कब आया था, तो वो आया था 2002 में, है ना। उसके बाद है भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो भारत में विनाशकारी चक्रवात आया था 1999 में। ठीक है, भारत में भयंकर सुनामी कब आया था, 26 दिसंबर 2004 को। ये 26 दिसंबर 2004 का सुनामी ऐसा सुनामी था कि इसमें ये अंडमान निकोबार में आया था, बंगाल की खाड़ी के तरफ। और ऐसा सुनामी था कि इसमें इंदिरा पॉइंट जो है वो विलुप्त हो गया था। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है ना, सबसे दक्षिण स्थित जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। वो इंदिरा पॉइंट पूरा जो है ना विलुप्त हो गया था, पूरा गायबे हो गया था। ठीक है, तो भारत में भयंकर सुनामी कब आया था, 26 दिसंबर 2004 को। उसके बाद है भारत में भयंकर भूकंप कब आया था, तो एक बिहार में भयंकर भूकंप 1934 में, और भारत में भयंकर भूकंप आया था 2002 में गुजरात में। आज जानते हैं 26 जनवरी के दिन ये भूकंप आया था। ठीक है, 26 जनवरी के दिन ये भूकंप आया था। ठीक, 26 जनवरी 2002 को ये भयंकर भूकंप आया था गुजरात के भुज जिला में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण दे। तो प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक कारणों की वजह से होता है, बाढ़, भूकंप, सुखाड़, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन। हिमस्खलन पहले भी समझा चुके हैं, जो बर्फीले क्षेत्रों में जो है ना बर्फ का पहाड़ टूटता है, जिसके वजह से कई धन जन का क्षति होता है, कई लोग उसमें मर जाते हैं, तो उसको हम लोग हिमस्खलन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मानव जनित आपदा। तो इसमें आतंकवाद होगा, मानव की वजह से होता है, महामारी आ सकता है, सांप्रदायिक दंगा, धर्म के आधार पर दंगा को हम लोग सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। उसके बाद है सुनामी का सबसे प्रमुख कारण। वैसे सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, अभी बताए थे, अगर भूकंप जो है ना समुद्र में आएगा ना तब वो सुनामी कहलाएगा। तो समुद्र में भूकंप आना यही होगा सुनामी। ठीक है, नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या हो सकता है, ये ऑप्शन में इनमें सभी वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, जल की अधिकता होना ये भी नदी में बाढ़ का कारण होगा, वर्षा ज्यादा होना ये भी नदी में बाढ़ का कारण होगा, और नदी के तली में अवसाद, कचरा वगैरह जमा होना जो है ना, नदी के तली में जब कचरा जमा होगा तो नदी का जल स्तर ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो भी बाढ़ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, कैसे आती है, अचानक आती है कि धीरे धीरे आती है, कि सूचना देकर आती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ दिया रहेगा धीरे धीरे आती है। सूखा धीरे धीरे, अचानक नहीं आएगा सूखा, सूचना देकर के भी तो नहीं आएगा जो हम आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा है सूखे के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो सूखा के लिए जिम्मेदार कौन होगा, वर्षा नहीं होगा तो सूखा आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो है ना आसवान बांध है, ये नील नदी पर बना है। नील नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी पर सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो नील नदी पर आसवान बांध है, ये दुनिया की सबसे ऊंचा बांध है दुनिया का। उसके बाद है महासागर की तली में उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, ये तो कई बार पढ़े हैं अभी हम लोग, सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। यही में बताए थे कि इसमें इंदिरा पॉइंट विलुप्त हो गया था, है ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, इसके निचले हिस्से वाला केंद्र को हम लोग, यहाँ इसके निचले वाला हिस्से को हम लोग भूकंप केंद्र कहेंगे, और इसके ऊपर वाला हिस्से को हम लोग बोलेंगे अधिकेंद्र। तो वही यहाँ पे कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहेंगे, तो अधिकेंद्र इसको बोलेंगे। ऊपर में अधिकेंद्र, नीचे भूकंप केंद्र। ठीक है,
उसके बाद ये भी पढ़े थे हम लोग, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने में किसका उपयोग होता है? इंफ्रारेड कैमरा से हम लोग पता लगा लेते हैं कि कोई मलबा के नीचे आदमी है कि नहीं है। ठीक है। आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर बर्फ मिल जाए तो बर्फ डालिए क्योंकि जलन कम होगा। उसके बाद है अगला, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का क्या कारण हो सकता है? इसका मेन कारण तो हम लोग पढ़ किए थे, केबल टूट जाना। अगर ऑप्शन में रहेगा टावर गिर जाना तो टावर गिर जाना भी होगा। ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल। कुछ समय पहले संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन था, लेकिन वर्तमान समय में मोबाइल हो गया। ठीक है। सुदूर संवेदी उपग्रह, इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। इस सैटेलाइट की मदद से जो है ना, भारत में कहा या दुनिया में कहां खनिज वगैरह है छुपा हुआ, सॉरी छुपा हुआ तो नहीं है, खनिज वगैरह का पता लगाने में जो है ना, संसाधनों की खोज के लिए इस सैटेलाइट का उपयोग होता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है ये। ठीक है। उसके बाद अगला, भूकंप रोधी मकान की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका आकृति होना चाहिए आयताकार। ठीक है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, आपदा प्रबंधन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें इससे लगभग आप लोग को 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इतना ही समझिए 5 से 7 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल साइंस वैली को सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद।